हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए मेरी कहानी परसों मेघा परसों रे का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आई हूँ। तो कुछ इस प्रकार है आखिरी भाग। आज तो नींद भी नहीं आई, चलो चाय ही बना लेती हूँ। जैसे ही चाय बनाने के लिए उठी, दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा रीशु और पापा जल्दी आ गए, बरसात तो अभी भी है। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। बाहर पानी की बरसात, बादलों का घना अंधेरा और पानी का भराव। उसी में बारिश से सराबोर नीतीश खड़े थे। भीतर आने को नहीं कहोगी, मैं बहुत देर से भीग रहा हूँ। उसके इस वाक्य ने जैसे मुझे नींद से जगाया और हड़बड़ाहट में मैंने कहा, हाँ हाँ आओ जल्दी। आज तो बहुत बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है पूरे साल की कसर निकाल रहे हैं इंद्र देवता। उसकी बात का जवाब चाहकर भी नहीं दे पा रही थी। पापा और रीशु कहाँ हैं? रीशु आज स्पोर्ट्स क्लब गया है, उसका फुटबॉल मैच था। पापा की छुट्टी थी तो उन्हें अपना मैच दिखाने के लिए ज़बरदस्ती ले गया। अब दोनों वहीं फंस गए, लेकिन क्लब के पास रीशु के दोस्त का घर है, फ़िलहाल वहीं रुक गए हैं। अपने रूखेपन को मैं कम नहीं कर पा रही थी। अच्छा, और तुम? मुझे मिंकू को स्कूल से लाना था। उसके सवाल करने से पहले ही मैंने अपना जवाब हाजिर कर दिया। संकोच के मारे उसने मुझे गीले कपड़ों के लिए भी नहीं कहा। मैं स्वयं ही उसके कहे बिना पापा के कपड़े ले आई और वह बदलने चला गया। चाय बनाकर उसके लिए रखी। मुझे पता था उसे चाय के साथ सूजी रस की पसंद है और यहाँ इन्हें कोई नहीं खाता। फिर भी ना जाने क्यों मैं यही ले आती हूँ। देखो, आज मुझे कैसे प्रसन्नचित महसूस हो रहे हैं, जैसे कह रहे हो तुम कितना ही हमारा तिरस्कार कर लो, पर हमें सिर आंखों पर बिठाने वाला आ ही गया है। जैसे मेरी ही बात कह रहे हो। चाय पर कुछ देर के लिए हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। हाँ, उसने सूजी रस के लिए थैंक्स ज़रूर बोला। चाय ख़त्म हुई तो उसने कुछ कहने की हिम्मत दिखाई। नीरू, कुछ कहूँ? मैंने उसकी ओर देखे बिना ही हामी भरी, जैसे मुझे पता हो कि वो क्या कहेगा। घर चलो। थोड़ी देर के लिए जैसे सन्नाटा पसर गया, जिसे भंग किया मिंकू की उबासी ने। थोड़ा मचलने के बाद वो फिर सो गया। मेरी ओर से कोई उत्तर ना आते देख उसने फिर दोहराया, घर चलो नीरू। बिना कुछ कहे मैं वहाँ से चाय के बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई और उसके सामने अखबार रख दिया। नीतीश को शाम के वक्त ही अखबार पढ़ने की आदत थी। अखबार हाथ में लेकर उसने फिर से अपनी बात कही। शायद सब्र का बांध अब और नहीं बांधा जा सकता था। मैंने शांत भाव से कहा, जब अपना घर होगा तो ज़रूर आऊँगी। यह भाव कितना शांत था, इसका एहसास केवल मुझे ही था। पर वह घर भी तो अपना ही। अपना घर किसे कहते हैं आप? वो घर जिसे आपके भैया भाभी का ही है, और हमारे पास घर के नाम पर वह एक काल कोठरी, जहाँ बस इस बरसात में सांप बिच्छू से लड़ते रहो। हृदय की उड़ान और न दब सकी। लेकिन बाकी समय तो वह रहने के लिए अच्छा है। हाँ, बाकी समय बस यही सोचने में बिता दो कि बरसात में कैसे खुद को बचाएंगे। होठों को दबाकर अपनी विवशता प्रकट करते हुए उसने कहा, जैसा भी है, लेकिन वही हमारा घर है। देखो, भैया भाभी भी तो। भैया भाभी की बात मत कीजिए आप। उन्हें उन हालातों का सामना नहीं करना पड़ा जिससे हम दो चार हुए, और आपसे तो इतना साहस भी नहीं कि अपना हक मांग सको। लेकिन वो बड़े हैं, मैं कैसे? बड़े हैं इसलिए छोटों का हक छीनने का अधिकार रखते हैं? बोलो। अब की बार वह चुप हो गया। अपनी जीत होते देख मैंने कहा, जिस दिन अपना एक आशियाना होगा उस दिन मुझसे कहना घर चलो। अभी तो मेरे लिए वो एक काल कोठरी है बस। कुर्सी का सहारा लेकर मैंने बैठना ही चाहा कि मेरा हाथ धीमे से अपने हाथ में थामकर उसने कहा, अपना आशियाना है इसीलिए तो कह रहा हूँ, घर चलो। मतलब ये है नीरू कि मैंने एक फ़्लैट ले लिया है राधिका अपार्टमेंट में। वहाँ ना घर में पानी भरने की दिक्कत है, ना गंदगी की, और कमरे भी 3 है, हम आराम से रह सकते हैं। मैं कुछ ना बोल सकी, चुपचाप उसे सुनती रही। अब तुम पूछोगी पैसे कहाँ से आए, तो मैंने होम लोन ले लिया। लोन की बात मुझे अच्छी न लगी। मैंने असहमति जताते हुए कहा कि कर्ज़ की ज़िंदगी, और अब की बार उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने हमारी उस काल कोठरी का भराव कर 2 दुकानें बना दी है, जहाँ दुकानदार भी बहुत खुश है और दुकानों से जो इनकम होगी उससे लोन भरते रहेंगे। लेकिन लोन चुकाना तो बहुत मुश्किल होगा। मेरे मुंह पर हाथ रखकर उसने आंखों में देखकर कहा, लोन तो चुक जाएगा नीरू, पर वो घर तुम्हारे बिना कभी नहीं चुकेगा। वहाँ बाहर ये बरसात नहीं, बस तुम
और मिंकू की मुस्कान ही ला सकती है। तुम दोनों के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। जब से तुम गई तब से बस यही सपना देखा, कैसे अपना घर खड़ा करूँ। मुझे पता है तुम्हारे सपने ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, लेकिन उस काल कोठरी में ज़िंदगी बसर करना सचमुच बहुत मुश्किल था। अपने भाई भाभी से मैं कुछ नहीं कह सकता था। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा। मेरे लिए यही एहसान काफ़ी है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, लेकिन तुम दोनों मेरा जीवन हो, मेरी आती जाती सांसें हो। तुम्हारे बिना इस ज़िंदगी में सब कुछ बेकार है। तुम्हें अपने साथ लाने के लिए मैंने इतनी मेहनत तो की है। अब मेरी इस उम्मीद को प्लीज़ मत तोड़ो। नीतीश बोलता जा रहा था और मैं सुनती जा रही थी। अब की बार होंठ भले ही खामोश थे, पर आंखें ना रह सकी और उसकी हमदर्द बनी आंसुओं को ढरकाने लगी। मैं नीतीश को कितना गलत समझ बैठी थी। सोचा कि उसकी ज़िंदगी में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल अपने भाई भाभी को ही वह सब कुछ समझता है। वह काल कोठरी सहस्त्र सांप बनकर मुझे डसने लगी थी। उसकी भाभी जैसे मेरी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। दर्द भले ही छोटा था, पर इलाज ना मिलने पर छोटे से दर्द को भी नासूर बनते देर नहीं लगती। मैंने खुद भी कभी धीरज नहीं रखा और न ही नीतीश को कोई अवसर दिया। जिसे मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसे ही ठोकर मारकर चली आई। जिस पर इतना भरोसा करके अपना हमसफ़र बनाया, उसी पर से भरोसा तोड़ दिया। आह, कितनी गलत थी मैं। रुदन का यह उत्सव दोनों तरफ चल रहा था। सहसा मिंकू की आवाज़ से दोनों चौंके। पापा कहते हुए अपने पापा से ऐसे चिपक गया कि बस अब की बार उन्हें बांध कर ही रख लेगा। पापा, आप इतने दिन बाद क्यों आए? मुझे आपकी कितनी याद आती थी। अब मैं आपके साथ ही खेलूँगा और आपको जाने भी नहीं दूँगा। पता है, आज मम्मी मुझे स्कूल से लाने के लिए इतनी लेट आई थी। सबके पेरेंट्स आ गए थे। उसने एक मुखबिर की भांति सारी खबरें अपने पापा को कह सुनाई। बाहर बरसात अब धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब मन कह रहा था कि अभी ये ना रुके, अभी थोड़ा और बरसो मेघा, अभी और बरसो। तो ये है कहानी का अंत। आई होप आपको पसंद आए।